दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप क्रांति बैच 2.0 में पहुंच चुके हैं। अगर आप इस पूरे बैच का पूरे तरीके से उपयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दी गई बातों को समझ लीजिए, जान लीजिए। स्क्रीन पर दी गई बातों में सबसे पहले हम बात करेंगे 6 नंबर के पॉइंट की, जो कि है आपका मीडियम को लेकर के, क्योंकि आप सभी लोगों का ज्यादा प्रश्न इसी को लेकर के होता है कि जो यहाँ पर आपके वीडियो अपलोड किए जाएंगे वो इंग्लिश में होंगे कि हिंदी में। तो आप जान लीजिए इसके जितने भी वीडियो हैं वो आप दोनों मीडियम वालों के लिए उपयोगी होंगे। आप दोनों मीडियम वाले इसको देख सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं आपको हिंदी भाषा में पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरी गारंटी है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया एक भी फैक्ट ऐसा नहीं होगा जो इंग्लिश मीडियम वाले को समझ में ना आए। इसके बाद यहां पर 5th नंबर का हम पॉइंट देखें तो नोट्स को लेकर के है। तो आपको हर सब्जेक्ट के अलग अलग नोट्स बनाने हैं। जैसे कि अगर मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं तो आपको एक A4 साइज का रजिस्टर लेना है और उसमें आपको पूरी ज्योग्राफी नोट करनी है। और इसी में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि PDF मांगना मत, मिलेगी नहीं, यानी कि यहां पर किसी भी लेक्चर की किसी भी सब्जेक्ट की PDF आपको नहीं दी जाएगी। आपको हैंड रिटन नोट्स मेंटेन करना है। इसके बाद 4th नंबर का पॉइंट है सिलेबस कवरेज को लेकर के। तो इस बैच में हम पूरे प्रीलिम्स के सिलेबस का कोना कोना कवर करेंगे, यानी कि 10 के 10 यूनिट यहां पर आपको घोल करके पिला दी जाएगी। इसके बाद यहां पर 3rd नंबर की बात करें तो टारगेट, यानी कि इस बैच का टारगेट क्या है, तो इसका टारगेट है MPPSC प्री 2026 में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन फंसाना, जिसका टेलर आप लोगों ने क्रांति बैच 1.0 में देख लिया होगा। इस बार आप पिक्चर देखेंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट है सारे लेक्चर YouTube पर ही आएंगे, यानी कि ऐप पर यहां पर कोई भी लेक्चर नहीं होगा। वहां पर सिर्फ आपको MPPSC मेंस के ही लेक्चर मिलेंगे। पूरे लेक्चर यहां पर आपके YouTube पर अपलोड किए जाएंगे। और पहला पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, ये जो बैच है पूरे तरीके से कंप्लीटली फ्री है फॉर एवरीवन, पूर्णतः निशुल्क है। तो आप लोग इस बैच का लाभ उठाइए और आप यहां पर जो भी वीडियो देखें उसको इस इरादे से देखें कि इससे आपके प्री में प्रश्न आएगा ही आएगा। आइए हम लोग अपने लेक्चर यहां पर शुरू करते हैं। साथियों नमस्कार, आप सभी लोगों का AKS अकेडमी के YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में आपका भारत का जो भौतिक विभाजन था वो देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ट्रांस हिमालय देख लिया था और ट्रांस हिमालय के बाद हम लोग बृहद हिमालय देख लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग लघु हिमालय के बारे में देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का अपना टॉपिक लघु हिमालय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या फैक्ट। तो हम लोगों ने कल मैप में बढ़िया से समझ लिया था कि हिमालय का कैसे कैसे जो है तो विभाजन हुआ है और पूरे भारत का जो है तो प्राकृतिक विभाजन कैसा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग उसको जाकर के देखिए। आपको उसमें हर चीज हिमालय के निर्माण से लेकर के उसकी श्रेणियों से लेकर के ट्रांस हिमालय से लेकर के हर चीज बढ़िया से जो है तो उसमें आपके बताई गई है। तो आप उसको जरूर देखें। तो दोस्तों जैसा कि भारत का जो मैप है अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहां से आपका जो ग्रेटर हिमालय जाता है, जो आपका ग्रेटर हिमालय, फिर उसके बाद यहां पर आपका दूसरा हिमालय का भाग जाता है, वो है आपका मध्य हिमालय या लघु हिमालय बोलते हैं। फिर इसके नीचे आपका जो है तो यहां पर अगला भाग आता है शिवालिक हिमालय बोलते हैं। तो आज हम लोग जो बीच वाला भाग है लघु हिमालय के बारे में यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं लघु हिमालय से जुड़े तथ्य। यहां पर सबसे पहला पॉइंट है महान हिमालय। पहला पॉइंट क्या है यहां पर आपके, पहला पॉइंट है महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला को क्या कहा जाता है। तो महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला को लघु या मध्य हिमालय कहा जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपका जो सबसे पहले ये आपका मान लीजिए बृहद हिमालय है, फिर इसके बाद आपका लघु हिमालय है, फिर ये आपका शिवालिक श्रेणी है आपकी। तो इसके जो है तो कहां पड़ता है आपके दक्षिण। अगर हम ऐसे करें तो ये आपका बृहद हो गया, फिर ये आपका लघु हो गया, फिर ये आपका शिवालिक। तो इसके कहां पड़ा आपके दक्षिण में। तो यही पूछ रहा है यहां पर कि इसके दक्षिण में कौन स्थित है श्रृंखला, तो वो आपके लघु या मध्य हिमालय यहां पर स्थित है। अगला पॉइंट है लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। क्या
लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यहाँ पर कौन सी है? तो वो है आपके पीर पंजाल। कौन सी सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी श्रृंखला आपकी पीर पंजाल की श्रृंखला है। यहाँ पर कौन सी है? पीर पंजाल की श्रृंखला है। इसमें कई सारी जो ये आपका लघु हिमालय, मध्य हिमालय, कई सारी अलग अलग छोटे छोटे जो है तो श्रृंखलाओं में बटा हुआ है यहाँ पर। तो इसकी जो श्रृंखला है उसको बोलते हैं हम लोग पीर पंजाल, सबसे जो है तो लंबी श्रृंखला है। हिमालय की कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है? हिमालय की कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है? तो वो है आपका लघु हिमालय। यानी कि लघु हिमालय जो है तो काफी इसकी ज्यादा चौड़ाई है। ग्रेट जो आपका महान हिमालय है वो लंबा काफी है लेकिन चौड़ाई कम है, लेकिन लघु हिमालय की चौड़ाई जो है तो काफी ज्यादा है। तो आपको ध्यान रखना है कि हिमालय के जो तीनों श्रेणियां हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, उसमें लघु हिमालय सबसे ज्यादा जो है तो आपको यहाँ पर चौड़ा है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पर अटल टनल। क्या आपके अटल टनल किस पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है? आपकी अटल टनल जो कि 9.2 किलोमीटर की है, किस पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है? तो पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में अवस्थित है। किसमें अवस्थित है? पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में आपकी जो तो मध्य हिमालय का जो एक श्रृंखला है पीर पंजाल, उसमें स्थित है। फिर आपके यहां पर है कश्मीर घाटी में हिमोड़ निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को क्या कहा जाता है? तो कश्मीर घाटी में जो हिमोड़ संरचना आपके निर्मित होती है उसको करेवा कहते हैं। क्या कहते हैं? करेवा के नाम से जो है तो यहाँ पर जाना जाता है। हिमोड़ निक्षेप यानी कि हिम का जो है तो वहां पर निक्षेप जो बनता है उसको करेवा के नाम से जो तो जाना जाता है। फिर अगला पॉइंट है लघु हिमालय श्रेणी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? लघु हिमालय को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो महाभारत श्रेणी या हिमाचल श्रेणी के नाम से भी इसको पुकारते हैं। लघु हिमालय को किस नाम से? महाभारत श्रेणी या फिर हिमाचल श्रेणी के नाम से भी यहां पर आपके जानते हैं। फिर अगला पॉइंट है लघु हिमालय कहां अवस्थित है? क्या लघु हिमालय कहां अवस्थित है? तो ये आपके शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है। लघु हिमालय कहां पर स्थित है आपके? तो ये आपका महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में अवस्थित है। जैसे कि ये आपका महान हिमालय, ये आपका लघु है, फिर यहां पर आपका शिवालिक, तो ये आपका बीच में जो है तो अवस्थित है। ये अगला पॉइंट है किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य में स्थित है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य में जो है तो आपके स्थित है। ये आपका बृहद हिमालय है और फिर ये आपका जो है तो लघु हिमालय है। तो इस वाली जो श्रेणी है इसको बोलते हैं पीर पंजाल, इसको बोलते हैं पीर पंजाल। पीर पंजाल के बीच में आपकी जो है तो यहाँ पर कश्मीर घाटी जो है तो यहाँ पर आपकी स्थित है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल, और पीर पंजाल किसका भाग है? पीर पंजाल आपके लघु हिमालय का भाग है। तो आपको याद रखना है। फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और लघु हिमालय का पश्चिम से पूर्व श्रेणी में विभाजन देखते हैं। लघु हिमालय का क्या देखते हैं? पश्चिम से पूर्व, यहां पर हम लोग विभाजन जो है तो इसका देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये आपका बृहद हिमालय, ठीक। फिर आपका यहां पर जो लघु हिमालय है वो छोटे छोटे भाग में एक ऐसे इस तरीके से कुछ आपका लघु हिमालय कुछ इस तरीके से जो है तो आपका फैला हुआ है, जिनको अलग अलग श्रेणी के रूप में हम लोग जानते हैं। तो जो पहली आपकी श्रेणी है उसको बोलते हैं पीर पंजाल। उसको क्या बोलते हैं आपके? तो उसको बोलते हैं पीर पंजाल। उसको बोलते हैं पीर पंजाल। तो आपको याद रखना है जो पूर्वी श्रेणी है उसको बोलते हैं पीर पंजाल। फिर उसके बाद जो आपके उसके जस्ट बाद है उसको बोलते हैं धौलाधर। उसको क्या बोलते हैं? धौलाधर। फिर उसके बाद आपकी अगली श्रेणी आती है उसको बोलते हैं मसूरी, है ना। मसूरी लोग घूमने फिरने जाते हैं, यहाँ पर आपका काफी सारे जो तो टूरिज्म है। फिर उसके बाद है महाभारत श्रेणी। फिर उसके बाद आपकी आ जाती है महाभारत श्रेणी।
तो आपको याद रखना है कि कौन कौन सी श्रेणियां हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके सबसे पूर्व में पीर पंजाल है। सबसे पूर्व में क्या है आपके? पीर पंजाल। फिर उसके बाद है आपके धौलाधर, फिर है आपकी मसूरी, फिर है आपकी महाभारत श्रेणी। ये आपकी जो है तो श्रेणियां हैं। तो जैसे कि पीर पंजाल कहाँ स्थित है? तो पीर पंजाल आपके J&K जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर जैसे आपकी धौलाधर कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर जैसे आपकी यहाँ पर मसूरी है, तो मसूरी आपके उत्तराखंड में स्थित है। फिर जैसे आपके यहाँ पर महाभारत है, तो वो आपके नेपाल में स्थित है। तो आपको इन श्रेणियों के नाम ये कहाँ स्थित हैं, ये आपको कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है। आपसे इस तरह के प्रश्न कई बार सही जोड़ी करने के लिए पूछ लेता है। एक तरफ आपको श्रेणियों के नाम देगा, दूसरी तरफ कहाँ स्थित है ये दे देगा, तो आपको याद रखना है। फिर यहां पर फिर वन लाइनर फैक्ट है इससे जुड़े हुए आपके। पीर पंजाल के दक्षिण में अवस्थित पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? क्या पीर पंजाल के दक्षिण में अवस्थित यहां पर आपका पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? तो यहां पर बात करें कौन सा क्षेत्र है, तो वो है धौलाधर। पीर पंजाल के जस्ट जो है तो आपके दक्षिण में कौन स्थित है? तो वो है आपका धौलाधर। आपके धौलाधर यहां पर आपका स्थित है पीर पंजाल के दक्षिण में। आपके पीर पंजाल है, ये आपके ऐसे धौलाधर है तो दक्षिण में स्थित है। पीर पंजाल एवं बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा किस पर्वत आपके श्रेणी में स्थित है? जब हम लोग ये भारत के दर्रे पढ़ेंगे वहां पर इसको हम लोग कवर करेंगे, कहां पर कौन से दर्रे हैं। वैसे यहां पर देख लेते हैं एक बार। तो पीर पंजाल श्रेणी में आपका दर्रा, पीर पंजाल एवं बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है? तो पीर पंजाल श्रेणी में है, जो कि लघु हिमालय का सबसे पूर्वी श्रेणी है आपकी। पहली कहें या पूरब से पहली कह सकते हैं इसको। फिर है आपका शिमला नगर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? क्या शिमला आपका किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो वो है आपका धौलाधर श्रेणी। किस पर स्थित है? धौलाधर श्रेणी पर आपका ये स्थित है। फिर आपका लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान को, जो लघु हिमालय का ढाल वाला एरिया है वहां पे छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। तो छोटे छोटे घास के मैदान को कश्मीर तथा उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो आपका इसको कश्मीर में मर्ग कहा जाता है और उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। आपने कई बार सुना होगा गुलमर्ग, है ना? तो गुलमर्ग आपके कहां पर है? ये तो जम्मू कश्मीर में इस तरह के जो छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं उनको मर्ग कहा जाता है। तो उनको हम लोग, जैसे आपने एक नाम सुना होगा, मैंने बताया कि गुलमर्ग, है ना, गुलमर्ग घाटी। और उत्तराखंड में आपके बुग्याल या प्यार आपने जो है तो सुने होंगे। तो ये आपके क्या है? घास के मैदान है, छोटे छोटे घास के मैदान। फिर अगला पॉइंट है यहां पर, भारत के प्रसिद्ध स्वास्थ्य वर्धक पर्यटन स्थल जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत आदि कहां पर स्थित हैं? तो ये आपके पर्यटन स्थल लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय के मध्य में स्थित हैं। ये कहां पर है आपके? लघु हिमालय शिवालिक हिमालय में स्थित। जैसे शिमला हिमाचल प्रदेश में हो गया, मसूरी उत्तराखंड में हो गया, नैनीताल आपके हिमाचल में हो गया और रानीखेत भी यहीं पर है। तो ये आपके सभी जो है तो मध्य लघु हिमालय या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित है। फिर अगला पॉइंट है, मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई यहां पर देखें तो औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है। कितनी है? 3700 से 4500 मीटर जो है तो इसकी हमें ऊंचाई देखने को मिलती है। फिर इसके बाद है अगला पॉइंट, काठमांडू घाटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? काठमांडू घाटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? काठमांडू जैसे कि हमें पता है नेपाल की राजधानी है और जो काठमांडू वाला घाटी है उसी के नाम पे जो तो काठमांडू वहां पर शहर भी है। तो कहां पर स्थित है ये? किस भाग में? तो मध्य तथा महान हिमालय के बीच में। कहां स्थित है? मध्य तथा महान हिमालय के बीच में स्थित है। आपके मध्य और महान हिमालय के बीच में ये स्थित है। अगला पॉइंट है यहां पर कश्मीर घाटी। अगला पॉइंट है यहां पर आपके कश्मीर घाटी, लाहुल स्फीति, कश्मीर घाटी, लाहुल स्फीति, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटी कहां अवस्थित है? ये सारी घाटियां कहां अवस्थित हैं? तो ये आपके बृहद एवं लघु हिमालय
के मध्य में स्थित है। कहां पर है? लघु और बृहद हिमालय के बीच में स्थित है। अभी हम लोगों ने देखा था शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, ये सभी कहां पर स्थित थे? तो ये आपके शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में थे। लेकिन ये क्षेत्र आपकी जो घाटियां हैं, कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा घाटियां, ये सभी आपको ध्यान रखना है बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में जो है तो आपकी स्थित है। फिर है यहां पर आपका हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश यानी कि एमबीटी, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, किसको पृथक करता है? तो मध्य हिमालय को जो है तो ये शिवालिक हिमालय से पृथक करता है। एमबीटी, मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो है तो किसको अलग करता है? तो एमबीटी जो है तो आपके मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहां पर मान लीजिए, यहां पर आपका क्या है? ये आपका हो गया ग्रेटर हिमालय, फिर यहां पर है आपका, फिर यहां पर है आपका क्या? मध्य हिमालय, फिर है आपका ये यहां पर शिवालिक हिमालय। इन तीनों को जो है तो यहां पर, और ये आपका हो गया उत्तर का मैदान। तो इन तीनों जो है अलग अलग जो है तो उससे यहां पर अलग होते हैं। क्षेत्रों से अलग होने के लिए यहां पर जो है तो कुछ नाम दिया गया है। तो जैसे आपका ये मान लीजिए कि कौन सा एरिया है? महान हिमालय, और ये आपका मध्य हिमालय। तो महान हिमालय, मध्य हिमालय किससे अलग होते हैं? तो ये जो है तो आपको एमसीटी से अलग होते हैं। मैंने शुरू में बताया था, यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और फिर उसके बाद मैंने आपको याद करने के लिए बताया था कि शिवालिक और जो है तो इसको मेन एमसीटी क्यों कहते हैं। मान लीजिए जो आपका मध्य हिमालय है वो बीच में है, यानी कि सेंट्रल में है, तो महान हिमालय से मध्य हिमालय अलग होगा तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट हो जाएगा। फिर आपका जो शिवालिक है वो कहां पर है? उत्तर भारत के बाउंड्री पर है। तो ये आपका जो आपका लघु हिमालय है और ये जो आपका शिवालिक है, ये किससे अलग होंगे? तो ये अलग होंगे आपके एमबीटी यानी कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट से। और फिर ये जो है आपका शिवालिक हिमालय और उत्तर भारत का जो मैदान है, तो उत्तर भारत के फ्रंट पर आपका शिवालिक है, तो इसलिए ये एमएफटी से अलग हो जाएगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट से। ये मैं आपको 3 बार जो है तो बता चुका। अगर आप भी याद नहीं रहेगा तो फिर तो मैं नहीं जानता। फिर इसके बाद आ जाता है, हम लोगों ने यहाँ पर लघु हिमालय, मध्य हिमालय पढ़ लिया। फिर अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर शिवालिक हिमालय। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग? यहाँ पर शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। शिवालिक हिमालय की यहां पर बात करें तो हिमालय का सबसे नीचे की ये श्रेणी मानी जाती है। सबसे ऊपर आपका क्या है? ग्रेट हिमालय है, महान हिमालय, फिर बीच में लघु हिमालय, फिर सबसे नीचे शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय जो तो अभी भी निर्माण की प्रक्रिया में चल रहा है। और सबसे निचला जो हिमालय की श्रेणी की बात करें तो आपकी शिवालिक श्रेणी ही है। तो यहां पर हम लोग शिवालिक श्रेणी या हम बाह्य हिमालय की बात करें तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला या सबसे दक्षिण को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है शिवालिक। क्या कहते हैं उसको? हम लोग शिवालिक श्रेणी के नाम से जानते हैं। सबसे बाहरी या सबसे दक्षिणी, क्योंकि ये मान लीजिए आपका ग्रेटर, फिर ये मध्य और फिर आपका शिवालिक। तो ये आपका इसके जो है तो दक्षिण में ये है, फिर और दक्षिण में जो है तो आपके सबसे दक्षिण में शिवालिक है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला या फिर आपके जो है तो यहाँ पर सबसे दक्षिणी या सबसे दक्षिण की श्रृंखला कौन सी है? तो वो है आपकी शिवालिक। अगला पॉइंट है, हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी आपकी कौन सी है? तो वो है आपकी शिवालिक श्रेणी। मैंने अभी बताया आपको कि अभी बन रही है, बनने की प्रोसेस में है ना। तो सबसे नवीन श्रेणी आपकी शिवालिक श्रेणी है। फिर अगला पॉइंट है, हिमालय के किस भाग में सबसे गहन अपर्दन है? हिमालय के किस भाग में सबसे गहन यहाँ पर अपर्दन हमें देखने को मिलता है? तो वो है शिवालिक उपांत में। क्या? शिवालिक क्षेत्र में जो है तो सबसे ज्यादा हमें गहन अपर्दन, अपर्दन मतलब मिट्टी का कटाव जो है सबसे ज्यादा यहीं पर देखने को मिलता है। क्योंकि ऊपर पहाड़ी क्षेत्र होता है, नदियां पहाड़ से डायरेक्ट तेजी से नीचे गिरती हैं, तो शिवालिक वाले क्षेत्र को काटते पीटते जो है तो आगे निकल जाती है। इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा मृदा अपर्दन हमें देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर है आपका अगला पॉइंट, शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 900 से 1200 मीटर है। बहुत माने
सबसे कम इसी की है आपके 4500 से आपके जो है तो 6000 तक बृहद हिमालय की थी। फिर 3500 या 3700 से 4500 जो है आपके मध्य हिमालय की थी। इसकी 900 से 1200 मीटर के आसपास है। फिर अगला पॉइंट है शिवालिक की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है। अगला पॉइंट है यहां पर आपके शिवालिक की उत्पत्ति का प्रमुख कारण यहां पर क्या है, तो अवसादों का निक्षेपण तथा उनमें वलन पड़ना। यानी कि अब पहले तो नदियों के द्वारा बहुत सारा अवसाद वहां पर जो है तो भरा गया, फिर प्लेटों का दबाव पड़ा तो उसमें बलन हुआ और बलन के माध्यम द्वारा जो है तो आपके शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। बहुत सारी नदियों ने वहां पे अवसाद जमाए, फिर यूरेशियाई प्लेट और इंडियन प्लेट जो है तो एक पास में गई तो उससे दबाव पड़ा और बलन के द्वारा जो है तो आपके शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। फिर अगला पॉइंट है शिवालिक का विस्तार कहां तक है। क्या शिवालिक का विस्तार कहां तक है, तो इसका विस्तार पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से असम के दिहांग तक है। असम के कहां तक है, दिहांग तक है। असम में जो दिहांग आपकी नदी है ना, ब्रह्मपुत्र को दिहांग बोलते हैं, तो असम के दिहांग तक जो है तो आपके यहां पर इसका विस्तार है। तो आपको याद रखना है ये। फिर हम लोग चलते हैं आपके आगे। और यहां पर शिवालिक हिमालय से जुड़े कुछ और फैक्ट यहां पर देखते हैं हम लोग। तो शिवालिक के निचले भाग को क्या कहा जाता है, शिवालिक का जो निचला भाग है उसको क्या कहते हैं, तो शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। तराई वाला भाग जो है जस्ट शिवालिक के जस्ट नीचे का जो भाग होता है उसको तराई भाग या तराई प्रदेश के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर उसके नीचे आपका जो है तो खादर है, बांगर है, इस तरीके के जो तो क्षेत्र वहां पे डिवाइड किए गए हैं। तो उसको जस्ट नीचे के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तराई बोलते हैं। ये जब हम लोग अभी मैदान पढ़ेंगे तो तराई, खादर, बावर ये हम वहां पे पढ़ेंगे। तो शिवालिक के नीचे वाले भाग को तराई प्रदेश के नाम से जानते हैं। फिर अगला पॉइंट है कौन सी संरचना शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करती है। कौन सी संरचना आपके जो है तो भारत के उत्तरी मैदान से अलग करती है, तो हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट HFF है ना। आपका HFF जो है ये आपके उत्तरी मैदान से अलग करती है किसको, शिवालिक को। शिवालिक श्रेणी को उत्तर के मैदान से अलग करने वाली जो संरचना है उसका नाम है HFF, यानी कि हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। आपको याद रखना है। यानी कि मान लीजिए आपका शिवालिक हिमालय है और ये आपका उत्तर का मैदान है, तो इनके बीच में एक आपका फॉल्ट लाइन जो है तो गुजरती है। एक क्या है, यहां से आपके फॉल्ट लाइन गुजरती है और जिसको हम लोग HFF के नाम से जानते हैं, यानी कि हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट के नाम से जानते हैं। फिर अगला पॉइंट है इसमें आपके शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय तथा लघु हिमालय के मध्य में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है। मध्य में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है, तो उस घाटी को दून और द्वार के नाम से जाना जाता है। आपने सुना होगा देहरादून, हरिद्वार, तो उन घाटियों जो ये क्षेत्र हैं इन्हीं घाटियों में स्थित हैं, इसलिए इनका नाम आपके जैसे दून वाली घाटी है तो वहां पे देहरादून, और जहां पर आपके द्वार वाली घाटी है तो वहां पर आपके हरिद्वार जैसे क्षेत्र आपके हैं। तो आपको याद रखना है यहां पर कि शिवालिक श्रेणी तथा लघु हिमालय के मध्य में स्थित लंबवत जो घाटियां हैं आपकी, मतलब ऐसे इस तरीके से जो घाटियां हैं लंबवत तरीके से, उनको दून और द्वार के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद आपका यहां पर आ गया हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित सीमांत दरार। अभी हमने जो है तो पिछले वीडियो में देखा था कि आपके बृहद हिमालय को ट्रांस हिमालय, दोनों बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय किससे अलग होते हैं, तो ITSZ यानी कि आपका इंडो सांगपो सचर जोन से अलग होते हैं। फिर हमने वहां पर देखा था कि आपका जो ग्रेट हिमालय है, बृहद हिमालय है, मध्य हिमालय से किससे अलग होता है,
तो MBT यानी कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट से अलग होता है। फिर हमने वहीं पर देखा था कि जो आपका शिवालिक हिमालय है और आपका जो मध्य हिमालय है वो दोनों किससे अलग होते हैं, तो MCT यानी कि सॉरी जो आपका ग्रेट हिमालय है और जो आपका लघु हिमालय है या मध्य हिमालय है वो दोनों लोग आपके अलग होते हैं MCT से। किससे अलग होते हैं, MCT यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर जो आपका यहाँ पर शिवालिक और लघु हिमालय है ये दोनों लोग किससे अलग होते हैं, तो ये अलग होते हैं MBT यानी कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट। तो ये हमने जो है तो पिछले वाले वीडियो में देखा था, वही यहाँ पर जो है तो उससे रिलेटेड चीजें यहाँ पर दी गई हैं। तो आप अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर के देखिए, मैंने उसमें अच्छे से समझा दिया था। तो यहाँ पर है आपके उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः ये जो है तो आपके सचर दरार क्षेत्र जो है तो बताए गए हैं। तो सबसे पहला है सिंधु सांगपो सचर क्षेत्र, इसको हम लोग ITSZ के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ITSZ के नाम से जानते हैं। ये आपका क्या है, ये आपके ट्रांस हिमालय को अलग करता है बृहद हिमालय से। ट्रांस हिमालय को किससे अलग करता है, बृहद हिमालय से अलग करता है। फिर है आपका यहां पर साउथ तिब्बतन डिटैचमेंट सिस्टम STDS जो है वो तिब्बत वाले क्षेत्र को जो है तो हमसे अलग करता है। फिर है आपका यहां पर MCT, क्या है आपका MCT मुख्य केंद्रीय दरार या क्षेत्र। तो MCT किसको अलग करता है, तो MCT आपके महान हिमालय और आपके लघु हिमालय को अलग करता है। तो इसको बोलते हैं MCT यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट हिंदी में कहें तो मुख्य केंद्रीय दरार या छेप। तो MCT आपको याद रखना है महान हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय। ठीक, फिर उसके बाद अगला आता है आपका MBT यानी कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट। अब मेन बाउंड्री थ्रस्ट किसको किसको अलग करता है, तो ये आपके लघु हिमालय और शिवालिक को करता है। ये आपका लघु हो गया, लघु हिमालय, लघु हिमालय को, और ये हो गया आपका जो है तो ये शिवालिक। इन दोनों को अलग करता है MBT। हिस्ट्री में मोहम्मद बिन तुगलक हम लोग पढ़ते हैं, यहां पर क्या पढ़ेंगे, MBT यानी मेन बाउंड्री थ्रस्ट। तो मेन बाउंड्री थ्रस्ट के द्वारा लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय जो है तो आपके अलग होते हैं। फिर उसके बाद है अगला यहां पर मुख्य सीमांत दरार। क्या है, मुख्य सीमांत दरार या छेप, इसको बोलते हैं MFT यानी कि मेन फ्रंटल थ्रस्ट। अब मेन फ्रंटल थ्रस्ट जो है ये आपका जो शिवालिक हिमालय है और जो उत्तर का मैदान है इनको अलग करता है आपका MFT। तो आपको याद रखना है आपका शिवालिक हिमालय और उत्तर का जो विशाल मैदान है ये दोनों लोग अलग होते हैं और उसको बोलते हैं हम लोग MFT। ठीक, फिर इसके बाद है आपका उत्तर का पूर्वी हिमालय। फिर उसके बाद है आपका उत्तर का पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय मतलब कि आपका सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उस वाले क्षेत्र में हिमालय की यहाँ पर जो है तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, उत्तर पूर्वी हिमालय के बारे में। तो हिमालय के सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, तो वो है आपके ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी करती है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है तो यहाँ पर आपका निर्धारण करती है उत्तर जो है तो सबसे पूर्वी सीमा जो है तो डिसाइड करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। फिर अगला पॉइंट है उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में निवासित जनजाति किस प्रकार की खेती करती है, तो झूम या स्थानांतरित कृषि के द्वारा ये लोग करते हैं। झूम या स्थानांतरित कृषि, एक जगह जंगल को काट पीट करके फिर उसको जलाओ, उसका राख वहां पे धरती पे हो, फिर उसका जो है तो मिट्टी खोदो, राख उसमें मिक्स होगी, थोड़ा उर्वरता बढ़ेगी,
वहां पर खेती करो, जब उसकी उर्वरता खत्म हो जाए वहां से दूसरे जगह जाओ, फिर जंगल काटो, उनको जलाओ, वहां पर खेती करो। ये आपकी झूम या स्थानांतरित कृषि जो है तो यहाँ पर होती है। अगला है मिकिर पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो मिकिर पहाड़ियां आपके असम राज्य में स्थित हैं। ये जो आपका हिमालय का मेन हिमालय वाला भाग है, जैसे ही अरुणाचल प्रदेश जाता है वो ऐसे मुड़ जाता है, मुड़ करके उसी का भाग जो है तो आपके असम, मेघालय और मिजोरम वाले क्षेत्र में जाता है, जिससे आपके असम में मिकिर पहाड़ी, मेघालय में गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियां जो है तो वहां पर नागालैंड में नागा हिल्स बनती है। तो ये सारी पहाड़ियां हिमालय का ही भाग है, बस हिमालय वहां से आपके अलग हो जाता है सचर, इंडो सांगपो सचर जोन से। तो ये जो है तो आपके बन जाते हैं वहां पे, सॉरी इंडो सांगपो सचर जोन नहीं है, इंडो सांगपो सचर जोन तो आप किसको अलग करता है? ये तो आपके जो ऊपर वाला भाग है यानी कि ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय को अलग करता है। तो पूरी वहां से जो है तो बलन के कारण वो कैसे हिमालय मुड़ता है? बलन के कारण मुड़ करके पूर्वी राज्यों में जो है तो हमारे आता है और वहां पर ये छोटी छोटी पहाड़ियां जो है तो उससे बनती है। तो आपको याद रखना है मिकिर पहाड़ी आपके असम में है। ये देखिए आपके पूर्वी हिमालय का यहाँ पर एक छोटा सा मैप है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि आपकी सांगपो नदी है और ये रहा आपका हिमालय पर्वत। ये रहा आपका हिमालय पर्वत, जिसमें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा माउंट एवरेस्ट, यहाँ पर आपको कंचनजंगा दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको मकालू दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको जो ये सब आपका भूटान है, और ये आपका जलेपला, ये दर्रे का नाम है यहाँ पे। फिर यहाँ पर आपको तीस्ता नदी दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर आपका नेपाल हिमालय, ये पूरा जो है दिख रहा है ना, ये नेपाल हिमालय है हमारा। तो हमारा जो भारत का जो एरिया है, भारत के एरिया ये शुरू है आपका यहाँ पर। ये आपके भारत की एरिया है, इसके ऊपर ये नेपाल है आपका, और ये आपका भूटान है। तो यहाँ पर ये आपके भारत का जो है तो एरिया है। यहाँ पर कुछ आपके महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं जिनका हमें नाम याद रखना है। यहाँ पर क्या है आपके कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं जिनका नाम हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक, तो जैसे हमें डाफला पहाड़ी याद रखनी है। ठीक, हमें यहाँ पर आपके जो तो बोमडीला, ये तो आपका दर्रा है ना, डाफला पहाड़ी याद रखनी है, असम में पड़ती है आपकी। और फिर आपका यहाँ पर आप देखेंगे पटकाई बूम, अरुणाचल प्रदेश में आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर आपके नागालैंड में नागा श्रेणी है। फिर आपकी जैंतिया, खासी और गारो पहाड़ियां हैं। ये गारो, खासी, जैंतिया आपके मेघालय में है। ये आपका पूर्वी हिमालय के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है, और हिमालय ही जो है तो आगे ये देखिए आप, हिमालय वाला पूरा ये हिमालय है आपका यहाँ से, और फिर ये घूम करके यहाँ आ जाता है। ये पूरा हिमालय ही है यहाँ पर आपके, है ना। ये सब पहाड़ियां हिमालय के द्वारा ही बनी हैं आपकी। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है, हिमालय यहाँ जाता है और यहाँ पर घूम करके जो है तो इधर आ जाता है, और ये हिमालय का ही भाग माना जाता है। यहां पर आप देखेंगे मिजोरम में मिजो पहाड़ी है ना। तो यहां तक पूरा आपका जो है तो हिमालय घूम फिर करके पूरा हमारे भारत में यहां तक मिजोरम तक जो है तो उसका भाग यहां पर फैला हुआ है। ये देखिए यहाँ पर आपको साइन बना हुआ है पर्वत श्रृंखला का, पर्वत श्रेणी का। तो ये देखिए आप, ये पर्वत है श्रेणी है, ये पर्वत श्रेणी है, और ये पूरा ये पर्वत श्रेणी है, ये पर्वत श्रेणी, ये पर्वत श्रेणी है, और ये जो पूरा भाग आपको एक कलर दिख रहा होगा वो पूरा हिमालय का भाग है यहाँ पर। तो ये आपका पूर्वी हिमालय का पार्ट है, जिसमें इन पहाड़ियों को याद रखना आवश्यक है। बाकी और हमें कोई चीज याद रखने की जरूरत उतना नहीं है। उत्तर पूर्वी जो आपका हिमालय अभी हम लोगों ने देखा, कौन सा हिमालय देखा हम लोगों ने अभी? उत्तर और पूर्व का हिमालय जो है तो देखा। उसकी प्रमुख यहाँ पर हमें श्रेणियां देखनी है। प्रमुख क्या देखनी है? श्रेणियां, पहाड़ियां, जो भी आप कह लें वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। एमपीपीएससी में पहाड़ियां आपके प्री में स्पष्ट रूप से दिया गया है, तो आपको याद रखना है, इन पहाड़ियों को एकदम कंठस्थ कर लेना है। सबसे पहले आपकी डाफला पहाड़ी, सबसे पहले कौन सी है? डाफला पहाड़ी। तो ये आपके कहां पर पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में आपकी डाफला पहाड़ी जो है तो पड़ती है। फिर मिरी, है ना, मिरी पहाड़ी कहां पड़ती है? ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश में जो है तो देखने को हमें मिलती है। फिर इसके बाद है आपका अबोर पहाड़ी। तो ये कहां पर है?
ये हमें अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। फिर अगला है यहाँ पर आपका मिसमी। कौन है? मिसमी है ना, मुझे याद करो, नहीं हाँ मतलब मुझे मिस करो, मिसमी पहाड़ी आपकी, तो आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक, फिर उसके बाद है आपका पटकाई गुम। ये कहां पर है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। तो मैक्सिमम पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में है। पटकाई गुम अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है। तो आपको याद रखना है, कभी प्रश्न आ जाए कि कौन सी ऐसी पहाड़ी है जो कि म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनाती है, तो आपको याद रखना है पटकाई गुम पहाड़ी है आपकी। फिर है आपकी नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी कहां पड़ेगी? नाम से स्पष्ट है, इसके नाम से पता चल जाएगा आपको, नागालैंड में। फिर है आपका मणिपुर। मणिपुर पहाड़ी आपके नाम से स्पष्ट है, मणिपुर में पड़ेगी। फिर इसके बाद आपकी अगली पहाड़ियां यहां पर देखें तो मीजो पहाड़ी है। कौन सी है? मीजो पहाड़ी है। तो मीजो नाम से स्पष्ट है, कहां पड़ेगी? मिजोरम में। कहां पड़ेगी आपके? तो मीजो आपके मिजोरम में पड़ेगी। फिर उसके बाद है यहां पर आपके त्रिपुरा पहाड़ी। त्रिपुरा पहाड़ी जो है तो आपके त्रिपुरा में है। बरेल श्रेणी आपके असम प्लस नागालैंड प्लस मणिपुर में पड़ती है। कौन सी? आपकी बरेल श्रेणी। फिर है आपकी मिकिर पहाड़ी। मिकिर पहाड़ी जो है तो आपकी कहां पड़ती है? तो मिकिर पहाड़ी असम में आपके पड़ती है। कहां पड़ती है? असम में पड़ती है। फिर उसके बाद है आपकी गारो पहाड़ी। ये आपके मेघालय में पड़ती है। गारो पहाड़ी कहां पड़ती है? मेघालय में। फिर आपकी खासी पहाड़ी की बात करें तो खासी आपके कहां पड़ती है? ये भी मेघालय में पड़ती है, तो आपको याद रखना है। फिर आगे चलते हैं और आगे एक पहाड़ी और बची है, जैंतिया, है ना। ये भी कहां है? आपकी मेघालय में है। तो आपको गारो, खासी, जैंतिया एक साथ तीनों के नाम याद रखने हैं, और तीनों आपके कहां पर हैं? तो ये तीनों आपके मेघालय में स्थित हैं। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिम हिमालय में होता है। तो कम, ट्री लाइन मतलब होता है जहां आपके पौधे, पेड़ पौधे पाए जाते हो। तो ट्री लाइन का जो मान है पश्चिमी हिमालय में कम होता है। पश्चिमी हिमालय में क्या होता है? यहां पर आपके कैसा होता है? कम होता है। पश्चिमी हिमालय में कम क्यों होता है? तो यहां पर आपका ऊंचाई बहुत ज्यादा है, पूर्वी में थोड़ा कम ऊंचाई है आपकी। सॉरी, आपके जो पूरब वाला एरिया है, पूरब में ऊंचाई ज्यादा है। आप देखिए माउंट एवरेस्ट उधर है, ऊंचाई ज्यादा है, इधर साइड कम है, इसलिए ट्री लाइन यहाँ पर क्या है? कम है। तो ऐसे ध्यान देना है मिस्टेक से। तो पूर्व की तुलना में पश्चिम में जो है तो आपकी कैसी है यहाँ पर ट्री लाइन? तो कम है। ठीक, फिर अगला पॉइंट है हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा? हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर तो ये है आपका सियाचिन। कौन सा है? सियाचिन सबसे बड़ा ग्लेशियर है, 76.64 किलोमीटर है आपका। फिर अगला है यहाँ पर सियाचिन हिमनद की अवस्थिति कहाँ है? क्या सियाचिन जो आपका हिमनद है उसकी अवस्थिति, हिमनद यानी कि बर्फ का जो पूरा एक बहुत बड़ा सबसे जो है तो आपका बड़ा हिमनद वही है, पूरे क्षेत्र में बर्फ ही बर्फ है, वहां पर बर्फ की सिल्ली है बहुत बड़ी। तो ये आपके काराकोरम श्रेणी में है। काराकोरम कहां पर है? तो ट्रांस हिमालय में है। काराकोरम कहां पे? आपके ट्रांस हिमालय में पड़ता है। फिर इसके बाद है आपका आगे यहां पर हिमालय में स्थित हिमनद। क्या? हिमालय में स्थित प्रमुख हिमनदों की यहां पर हम लोग बात करेंगे। तो एक तरफ आपके हिमनद दिए गए हैं, दूसरे तरफ उनकी लंबाई, तीसरे तरफ उनकी अवस्थिति। तो आपको पहला जो सबसे बड़ा है उसकी लंबाई याद रखनी है, बाकी आपको लंबाई याद नहीं रखनी है, आपको ये याद रखना है वो है कहां पर। ठीक, तो रीमो 40 किलोमीटर लंबा है, यह है काराकोरम। काराकोरम में यानी ट्रांस हिमालय वाले भाग में। पुनमाह कहां है? ये इसकी लंबाई 27 किलोमीटर, 27 किलोमीटर ये दूर तक जो है तो बर्फ की सिल्ली पूरी फैली हुई है। ये भी कहां है? आपके काराकोरम में है। ये भी कहां है? आपके काराकोरम में। फिर इसके बाद अगला है यहां पर आपके सियाचिन, है ना। सबसे बड़ा आपका ग्लेशियर है सियाचिन, 76 किलोमीटर जो है तो ये आपका फैला हुआ है, आपको याद रखना है। सियाचिन ग्लेशियर ये भी कहां है? आपके काराकोरम यानी कि ट्रांस हिमालय की जो आपके भाग है काराकोरम में। फिर यहां पर है आपके सासाइनी। क्या? सासाइनी 17.85 ये है आपके काराकोरम में।
फिर है आपके हिस्पर, अगली क्या है हिस्पर, जो कि 61 किलोमीटर है और ये आपके काराकोरम में है। तो हिस्पर भी आपके कहाँ है, काराकोरम। मैक्सिमम सभी आप देख रहे हैं काराकोरम में आपको सभी हिमनद यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बियाफो 62 किलोमीटर है ये आपके, और ये भी आपके काराकोरम में है। ट्रांस हिमालय में पूरा एरिया ज्यादातर बर्फ से ही ढकी हुई है ना, बहुत ऊंचाई है, सबसे उसकी काफी ऊंचाई है आपके K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है तो आपके 8600 मीटर की ऊंचाई चोटी है उसकी, तो यानी कि वो काफी ऊंचा क्षेत्र है, इसलिए वहां का पूरा एरिया जो है आपके बर्फ से ही ढका हुआ है। फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और अगला फैक्ट यहां पर देखें तो, और जो हमारे यहां पर ग्लेशियर हैं उनको देख लेते हैं। तो बाल्टोरो, बियाफो के बाद क्या है बाल्टोरो, 58 किलोमीटर है, कहां है आपके काराकोरम में है। चोगोलुंगमा, चोगोलुंगमा 50 किलोमीटर, 50 है ना, 50 किलोमीटर है काराकोरम में। खुर्दोपिन ये 41 किलोमीटर का है और कहां है आपके काराकोरम में। फिर है यहां पर आपके बातुरा, है ना, बातुरा कहां पर है, 58 किलोमीटर, तो ये लंबा फैला हुआ है, फिर इसका ये काराकोरम में पड़ता है। रूपल 16 किलोमीटर है। बृहद हिमालय जो कि पीओके में है, बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय, वो भी कहां पर, पीओके वाले पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर का एरिया है वहां पर पड़ता है। ठीक, फिर आगे चलते हैं यहां पर और हम बात करते हैं जेमू की। जेमू ये 26 किलोमीटर है और कहां है, कंचनजंगा, नेपाल सिक्किम के बॉर्डर पे है ये आपके। फिर है सोना पानी 11 किलोमीटर कश्मीर में। गंगोत्री कुमायूं उत्तराखंड में। मिलाम 19 किलोमीटर कुमायूं उत्तराखंड में। फिर इसके बाद है आपके यहाँ पर चोराबाड़ी, चोराबाड़ी आपके कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है। जो हमारे भारत वाले हैं और काराकोरम में जो बड़े हैं सबसे, उन्हीं को 2-3 को 4 इंपोर्टेंट है, उन्हीं को याद रखना है। 12 सिगरी 27 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में है। आपका छोटा सिगरी ये भी हिमाचल प्रदेश में है। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और काराकोरम में जैसे सियाचिन हो गया, बाल्टोरो हो गया, बियाफो हो गया, ये जो बड़े बड़े हैं इन्हीं को याद रखना है, बाकी सबको याद करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है ना, तो इतना याद ही हो पाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश, हिमालय वाला जो भाग था वो हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर आपका आगे आ जाता है प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत एवं पहाड़ियां। प्रायद्वीपीय भारत के जो पर्वत पहाड़ियां हैं वो देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पर्वत और पहाड़ी वाला जो भाग है, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र और इसके जो पहाड़ियां हैं वो देख रहे थे। तो इसके अंतर्गत जितनी भी हमारे यहाँ पहाड़ियां पर्वत हैं उनको सबको हम यहाँ पर सम्मिलित करेंगे। तो यहाँ पर आपका सबसे जो पहली पहाड़ी आती है वो, उसका नाम है अरावली पर्वत श्रेणी। पहली कौन सी है यहाँ पर, अरावली, सबसे प्राचीन है, इसलिए इसका नाम हम लोग पहले देख रहे हैं और सब पहले पढ़ेंगे, अरावली पर्वत श्रेणी। तो अरावली पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति किस काल में हुई, तो प्री कैम्ब्रियन में इसका जो है तो उत्पत्ति हुई थी। आपका पैलियोजोइक, प्री पैलियोजोइक जो आपका काल आता है, तो जो प्री पैलियोजोइक है उसमें आपके आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन दो आपके काल होते हैं। एक होता है आर्कियन और उसमें होता है दूसरा आपका प्री कैम्ब्रियन। तो आपका जो प्री कैम्ब्रियन है उसमें इसका जो है तो आपके अरावली का निर्माण हुआ है। ये प्रारंभिक काल, जब से पृथ्वी का काल जो है तो आपके प्री पैलियोजोइक से प्रारंभ हुआ था, पैलियोजोइक वाला जो समय है उस वहां से हम लोगों को कुछ जानकारी मिलना शुरू हुई। जब हमें जानकारी नहीं थी, यानी कि हम लोग जो आपके प्री पैलियोजोइक में थे, प्री पैलियोजोइक एरा में थे हम लोग, प्री पैलियोजोइक हम लोग जो ईरा में थे उसमें दो भाग थे, मैंने बताया, एक है आपका आर्कियन काल और दूसरा है आपका यहां पर आपका प्री कैम्ब्रियन काल। तो इसका निर्माण आपके प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। फिर उसके बाद जो है तो आपके प्री पैलियोजोइक के बाद पैलियोजोइक आता है, जिसमें आपका जो तो वहां पर आपके और कई सारे काल हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें कार्बोनिफेरस वगैरह, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, ये सब आते हैं। फिर यहां पर आगे जो पॉइंट है कि भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो प्री कैम्ब्रियन में बनी है।
तो इसका मतलब सबसे प्राचीन तो यही होगी। तो यानी कि सबसे प्राचीन है यहाँ पर आपके अरावली पर्वत श्रेणी। सबसे प्राचीन कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी यहाँ पर सबसे प्राचीन है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग अगला पॉइंट देखें तो अरावली श्रेणी मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? तो अरावली श्रेणी मुख्य रूप से राजस्थान में स्थित है। बाकी इसका प्रभाव मध्य प्रदेश में, प्रसार मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से कहां है? राजस्थान में। अगला पॉइंट है, कौन सी पर्वत श्रेणी रेजियुल्ड पर्वत है? क्या रेजियुल्ड यानी अपशिष्ट पर्वत है? तो ये आपके अरावली पर्वत है। रेजियुल्ड कौन सी है आपकी? तो अरावली पर्वत श्रेणी आपकी रेजियुल्ड या फिर अपशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। मतलब ये बहुत पहले की है, कट छट करके अपशिष्ट रूप में जो है तो थोड़ी बची हुई है, तो इसलिए इसे अपशिष्ट पर्वत या रेजियुल्ड पर्वत के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है, अरावली पर्वत का विस्तार लगभग कितना है? तो इसका विस्तार लगभग 800 किलोमीटर। कितना है? लगभग 800 किलोमीटर है। दिल्ली रिज से गुजरात के पालनपुर तक, दिल्ली रिज से कहां तक है? गुजरात के पालनपुर तक है। यानी कि दिल्ली से शुरू होकर के राजस्थान पूरा कवर करते हुए गुजरात तक जो है तो ये आपके जाती है। तो 800 किलोमीटर लगभग जो है तो इसकी आपके पूरी फैलाव है या विस्तार है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या आपके अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है गुरु शिखर। कौन सा है? गुरु शिखर है आपका 1722 मीटर। क्या है? 1722 मीटर जो है तो आपके इसकी यहां पर ऊंचाई है, सबसे ऊंची चोटी है। अगला पॉइंट है, जैनियों का प्रसिद्ध धर्म स्थल दिलवाड़ा जैन मंदिर। क्या दिलवाड़ा जैन मंदिर किस पहाड़ी में स्थित है? तो ये है आपके आबू पहाड़ी में। कहां पर है? तो ये आपके दिलवाड़ा का जैन मंदिर आबू पहाड़ी में स्थित है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है, कुंभलगढ़ शिखर किस पर्वत श्रेणी का भाग है? कौन सा? कुंभलगढ़ पर्वत शिखर आपका किस श्रेणी का भाग है? तो अरावली। कुंभलगढ़ आपने दुर्ग का भी नाम सुना होगा, तो जहां कुंभलगढ़ जो आपकी इसकी शिखर है वो अरावली पर्वत की है और कुंभलगढ़ दुर्ग भी है आपका। फिर अगला पॉइंट है यहां पर, गुरु शिखर चोटी किस पहाड़ी पर स्थित है? ना, गुरु शिखर जो चोटी है वो किस पहाड़ी पर स्थित है? तो माउंट आबू है ना। किस पर स्थित है? तो ये आपके माउंट आबू पर स्थित है। यहीं पर जैन का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल आपका दिलवाड़ा का जैन मंदिर यहाँ पर जो तो बना हुआ है। और ये जो आपकी गुरु शिखर है वो माउंट आबू पहाड़ी का हिस्सा है, तो आपको याद रखना है। कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि गुरु शिखर किस पहाड़ी का भाग है, तो आपको याद होना चाहिए कि माउंट आबू पहाड़ी का जो है तो गुरु शिखर भाग है। 1722 इसकी जो है तो 1722 मीटर इसकी आपके ऊंचाई है। फिर अगला पॉइंट है, अरावली के पूर्वी भाग में कौन सी नदी निकलती है? तो बनास नदी निकलती है। आगे चल करके चंबल की सहायक नदी भी बनती है और इसी के पास जो है तो आपके ये कहा मंदसौर के पास में जो है आपके मिलती है और चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये आपके। फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और अरावली पहाड़ी से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण यहां पर चीजें देखें। तो ये आपका तो भारत का मैप है, इसको हम लोगों ने पहले देख लिया है। तो अभी बस आप लोग एक बार यहां पर वो देख लीजिए कि ये जो आपकी अरावली श्रेणी है वो कहां पर है, अगर इसमें दिख जाए तो। इसमें अगर दिख जाए तो हम लोग उसको देख सकते हैं एक बार। लग तो नहीं रहा कि हमें यहां पर जो है तो ये दिखाई देगी। ये रही आपकी अरावली श्रेणी। ये रही आपकी क्या? अरावली श्रेणी। आपको वहां पर अच्छे से दिख रहा होगा, अरावली श्रेणी आपको यहां पर देखने को हमें जो है तो मिल रही है। इसमें क्या होता है, पास से कम दिखाई देता है, दूर से बढ़िया दिखता है। तो आप लोगों को लगता होगा कि मैं ढूंढ नहीं पा रहा था, मुझे कम दिखाई देता होगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पास से ना कम दिखता है तो रेजोल्यूशन उसका पूरा जो है तो फट जाता है। तो यहाँ पर अरावली जो है तो आपके यहाँ पर हमें देखने को मिलती है और ये राजस्थान में मुख्य रूप से फैली हुई है। बाकी ये दिल्ली तक जो है तो जाती। इसी का एक भाग है रायसीना हिल्स, इसी का, जिस पर राष्ट्रपति भवन आपका बना हुआ है और वहां पर रायसीना डायलॉग जो है तो राष्ट्रपति भवन में हर साल इसी रायसीना हिल्स के नाम पर, इसका जो भाग है रायसीना हिल्स उसके नाम पर रखा गया है। यहाँ पर और बहुत सारी आपकी जो है तो श्रेणियां हैं जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है गिर श्रेणी, है ना। क्या दिखाई दे रही है?
गिर श्रेणी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर आपको विंध्यन श्रेणी देखने को मिल रही होगी। यहाँ पर आपको सतपुड़ा श्रेणी देखने को मिल रही होगी। यहाँ पर आपको महादेव पहाड़ी देखने को मिल रही होगी। और इसके थोड़ा सा आगे देखें तो यहाँ पर आपको मैकाल श्रेणी देखने को मिली होगी, कैमूर देखने को मिल रही है। तो ये सारी जो है तो श्रेणियां हम आगे चल करके, रामगढ़ श्रेणी हो गई, ये सारी श्रेणियां हम जो है तो आगे चल करके पर्वत, जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, इनको भी यहां पर पढ़ेंगे। फिर आपका आगे चले तो और भी कई सारी पहाड़ियां हैं। तो यहाँ पर आपको जो है तो अजंता श्रेणी दिख रही होगी। क्या? अजंता श्रेणी यहाँ पर आपको दिख रही होगी। फिर यहाँ पर आपकी अगली श्रेणी है सतमाला। अगली कौन सी है? सतमाला श्रेणी आपको दिख रही होगी। फिर यहाँ पर आपके जो है तो आगे चलें तो आपको अगली श्रेणी की बात करें यहाँ पर तो हाँ, यहाँ पर आपको नल्ला मलाई दिख रहा होगा, पर्वत श्रेणी एक है ना। ऐसी कई सारी जो है तो हमारे यहाँ पर पर्वत श्रेणियां हैं, उन सबको हम लोग जो है तो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर आगे चलते हैं और पढ़ते हैं। देखिए अन्नामलाई, अन्नामलाई की जो है तो पहाड़ी है, अनाईमुडी इसकी सबसे छोटी 2695 इसका जो है तो यहाँ पर हम सभी जो है तो यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना, एक एक करके। और आपके सिलेबस में तो ये पॉइंट भी है, तो आपको एक एक जो है तो याद होना चाहिए। तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया था अरावली। ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? अरावली पढ़ा। फिर उसके बाद मैप पे हम लोगों ने अलग अलग जगह पे कई सारी पर्वत श्रेणियां देखी। अब हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का जो विंध्यन श्रृंखला है, विंध्यन पर्वत श्रृंखला है, उसके बारे में। तो विंध्यन श्रेणी के बारे में यहाँ पर देखें तो विंध्यन श्रेणी का विस्तार कहां तक है? सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट है, विंध्यन श्रेणी का विस्तार कहां तक है? तो विंध्यन श्रेणी का गुजरात से छत्तीसगढ़ तक है। मध्य प्रदेश में जो है तो विंध्यन श्रेणी आपकी जो गुजरात से शुरू होकर के मध्य प्रदेश में पूरा जो है तो ये आपके बीचों बीच से थोड़ा, मतलब नर्मदा घाटी के उत्तर में, नर्मदा घाटी का जो उत्तर वाला भाग है वहां पर जो है तो आपकी विंध्यन श्रेणी उधर से गुजरती है और सीधी रीवा होते हुए कैमूर श्रेणी जो है तो आगे चली जाती है छत्तीसगढ़ में और यहाँ पर आगे निकल जाती है छत्तीसगढ़ तक। तो इसका विस्तार गुजरात से लेकर के छत्तीसगढ़ तक है। विंध्यन श्रेणी की सामान्य ऊंचाई कितनी है? तो 450 से 600 मीटर के आसपास है। 450 से 600 मीटर जो इसकी आपकी ऊंचाई है विंध्यन श्रेणी की। इसके बाद विंध्यन पर्वत या विंध्य पर्वत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यहां पर देखें तो विंध्यांचल अत्यधिक पुरानी व घर्षित मोड़दार पर्वत श्रेणी है। अत्यधिक पुरानी है, बहुत पुरानी है, और घर्षित मोड़दार पर्वत ही आपकी जो है तो श्रेणी है। मतलब बहुत सारा घर्षण का जो तो सामना कर चुकी है, घिस पिट चुकी है, कभी हवाओं से, पानी से, हर तरह की जो है तो बहुत ज्यादा घर्षित पर्वत श्रृंखला है आपकी। अगला पॉइंट है विंध्य पर्वत को गुजरात में जोवट हिल और बिहार में कैमूर हिल कहते हैं। कहाँ आपके? तो गुजरात में जोवट हिल कहते हैं। जोवट आपने सुना होगा, आपके झाबुआ में भी है ना, सॉरी अलीराजपुर में है आपके, है ना, तो जोवट तहसील। बिहार में कैमूर हिल्स है आपकी। बिहार में क्या है? कैमूर हिल्स। हमारे यहाँ भी कैमूर हिल्स का भाग है, मतलब मध्य प्रदेश में भी कैमूर हिल्स के नाम से हम लोग जो तो विंध्याचल के भाग को पुकारते हैं, और बिहार में तो है ही। इसी के सहारे जो है तो आपकी सोन नदी इसके जो है तो बगल से प्रवाहित होती है। ऐसा कहा जाता है कि भाई कैमूर ने सोन नदी को रोकने का प्रयास किया था, मतलब पुराणों में, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता। मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है। तो ये आपका विंध्यन श्रेणी कहां पर है? मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है। मालवा से थोड़ा सा जस्ट नीचे जो है आपकी ये श्रेणी आती है। तो ये कुछ इसके विशेष पॉइंट रहे। अगला पॉइंट है इसी से जुड़ा हुआ आपके, विंध्यांचल पर्वतमाला किन पहाड़ियों का समूह है? विंध्यांचल पर्वतमाला में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? तो आपका सबसे जो पश्चिम में है विंध्यांचल, फिर उसके बाद भांडेर, फिर पूर्व में सब जो है तो कैमूर पहाड़ी है। कैमूर पहाड़ी जो है तो मध्य प्रदेश के रीवा सीधी से होते हुए वो जो है तो छत्तीसगढ़ तक जो है तो चली जाती है, और आगे छत्तीसगढ़ से आगे भी निकल जाती है। तो ये आपका विंध्यांचल, भांडेर और कैमूर 3 पहाड़ियां इसमें जो है तो आपके मुख्य रूप से शामिल हैं। तो आपको इन पहाड़ियों का नाम याद रखना है। कैमूर श्रेणी किन 2 नदियों के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करता है?
जल द्विविभाजक मतलब आप बीच में ऐसे खड़े हो जाइए और एक इधर पानी जाए और इधर पानी जाए, जो दोनों मिल सकते थे उनको अलग कर दो, विभाजित कर दो। तो मैंने कहा कि सोन नदी जो है तो कैमूर के सहारे ही प्रवाहित होती है, कैमूर के जो है तो उत्तर में ऐसे कैमूर जाता है और ऐसे सोन नदी प्रवाहित होती है, और फिर जो है तो टोंस इधर प्रवाहित होती है। तो सोन नदी इधर, टोंस नदी इधर, तो बीच में जो है तो आपका क्या काम करता है, कैमूर श्रेणी जल द्विविभाजक का काम करता है टोंस और सोन नदी के लिए, इन दोनों के मध्य जल द्विविभाजक का काम करता है। फिर है आपकी कौन सी पर्वत श्रेणी दक्कन पठार के उत्तरी सीमा का निर्माण करती है, दक्कन पठार के उत्तरी सीमा का निर्माण करती है, तो वो है आपका विंध्यन श्रेणी। क्या है आपकी विंध्यन श्रेणी। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो विंध्यन श्रेणी है वो विंध्याचल पर्वतमाला है, वो कहाँ पर है, मालवा के उत्तर में है। तो मालवा कहाँ पे है, दक्कन ट्रेप का भाग है। तो जब उसके उत्तर में आपका, जैसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि मध्य प्रदेश है, तो मालवा का पठार ये रहा आपका, ये आपका क्या है पूरा, यहां से ये सब मालवा है, ये पूरा मालवा का क्षेत्र है, ये सब है ना, ये सब मालवा है। तो आपका जो ये पर्वत श्रृंखला है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ये यहां से जो है तो इधर से जाती है, यानी कि ऊपर से इसके। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि दक्कन के पठार की उत्तरी सीमा का निर्माण कौन करता है। तो यहाँ ये सब कौन सा पठार है, जहां मालवा का पठार, ये दक्कन का पठार है ना। तो दक्कन के पठार के जस्ट ऊपर से कौन सी आपकी श्रृंखला जा रही है, विंध्याचल श्रृंखला जा रही है। तो दक्कन के पठार का उत्तरी सीमा का निर्माण कौन कर रही है, आपकी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला यहां पर कर रही है। फिर यहां पर आपका अगला पॉइंट है, विंध्याचल, कैमूर तथा पारसनाथ की पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती हैं। क्या है आपके नाम यहाँ पर, विंध्याचल, कैमूर, पारसनाथ की पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला में, तो ये विंध्याचल में पाई जाती हैं, या विंध्यन पर्वत श्रृंखला में ये पहाड़ियां आपकी पाई जाती है। विंध्याचल इसका पूर्वी भाग है, कैमूर है, फिर इसका पारसनाथ है। आपकी पारसनाथ पहाड़ी जो है तो विंध्याचल में आगे निकल करके जो है तो आपकी पड़ती है, मतलब मध्य प्रदेश में नहीं है, ये आगे जा करके मध्य प्रदेश से आगे जाओ तो पड़ती है। फिर अगला पॉइंट है, कौन सी पर्वत श्रेणी उत्तर भारत और प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य जल विभाजक है, तो वो है आपकी विंध्यन श्रेणी। यानी कि जब आप देखेंगे कि विंध्याचल श्रेणी उत्तर भारत के मैदान के जस्ट दक्षिण में है ना, उत्तर भारत का जैसे ही मैदान के जस्ट कहां पर है, दक्षिण में है, तो उसके दक्षिण में आपका पड़ता है क्या, प्रायद्वीपीय भारत। जैसे कि अगर हम भारत का यहां पर आप मैप एक ले लें, तो अगर भारत का यहां पर हम लोग मैप देखें तो ये मान लीजिए आपका क्या है, उत्तर का मैदान है, ये उत्तर का मैदान है। अगर तो यहां पर आपका जो है तो कौन सा पर्वत श्रृंखला है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में यहां पर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला क्या करती है, आपके विंध्याचल पर्वत श्रृंखला उत्तर के विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय भारत, उत्तर के विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय भारत के बीच में, और ये क्या है आपका, प्रायद्वीपीय भारत है, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है। तो प्रायद्वीपीय भारत का यहां पर क्या करती है, ये आपका दक्षिण सीमा का निर्धारण करती है, कौन सी, विंध्याचल श्रेणी। तो उत्तर के मैदान के जस्ट नीचे आपकी विंध्याचल श्रेणी है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत और उत्तर के भारत के बीच में जल द्विविभाजक का काम करती है। फिर इसके बाद ये हम लोगों ने कौन सी श्रेणी पढ़ी, तो हम लोगों ने पढ़ा यहां पर आपके विंध्याचल श्रेणी। अब यहां पर आ गया है आपका अगला जो पार्ट है, वो है सतपुड़ा श्रेणी का। अगला कौन सा पार्ट है, सतपुड़ा श्रेणी का। सतपुड़ा श्रेणी की बात करें तो रचनात्मक दृष्टि से सतपुड़ा श्रेणी का विभाजन जो है तो यहां पर 3 भागों में किया गया है, 3 पहाड़ियों में किया गया है। तो जो इसका पूर्वी भाग है उसको बोलते हैं राजपीपला पहाड़ी, फिर जो यहाँ पर मध्य भाग है उसको बोलते हैं महादेव की पहाड़ी, फिर जो इसका पूर्वी भाग है उसको बोलते हैं मैकाल की पहाड़ी। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, आपको याद रखना है। राजपीपला की पहाड़ी जो है तो ये आपके यहाँ पर है, फिर आपके बैतूल के आसपास वाले एरिया में महादेव है, फिर बिल्कुल जो पूर्व में चले जाएंगे आप तो वहां पर आपको मैकाल श्रेणी देखने को मिलती है। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है।
पूर्व में, ये आपके पश्चिम में है, ये आपके मध्य में है, ये आपके पूर्व में है। मतलब कि आप पूर्व से चलेंगे तो पहले ये पड़ेगी, फिर ये, और पश्चिम से चलेंगे तो पहले ये, फिर बाद में फिर ये। ठीक। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है यहां पर, सतपुड़ा श्रेणी का पश्चिमी और पूर्वी विस्तार कहां तक है। सतपुड़ा श्रेणी जो है उसका आपके पूछा जा रहा है कि यहां पर पश्चिम और पूर्वी विस्तार कहां तक है। तो पश्चिम में रतनपुर से अमरकंटक तक। अमरकंटक कहां है आपके, अनूपपुर में है, तो रतनपुर से अमरकंटक तक इसका विस्तार है। सतपुड़ा श्रेणी की औसत ऊंचाई, सतपुड़ा श्रेणी की क्या पूछ रहे हैं ये लोग, औसत ऊंचाई कितनी है, तो लगभग 770 मीटर है। कितनी है, 770 मीटर आपकी जो है इसकी औसत ऊंचाई। फिर अगला है यहां पर आपका, कौन सी पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। कौन सी पर्वत श्रेणी आपके नर्मदा और ताप्ती के मध्य स्थित है, तो वो है आपका सतपुड़ा श्रेणी। ऊपर आपकी नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, नीचे आपकी ताप्ती नदी प्रवाहित होती है, और बीच में आपका जो पर्वत श्रृंखला गुजरती है उसका नाम है आपके सतपुड़ा श्रेणी। तो दोनों के बीच में जल द्विभाजक का काम करने का काम करती है कौन सी आपकी, तो जल द्विभाजक का काम करती है आपकी सतपुड़ा श्रेणी। फिर इसके बाद आगे चलते हैं और अगला पॉइंट देखें, यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, और ये आपके महादेव पहाड़ी में है। कहां है, महादेव पहाड़ी में पड़ती है। कितनी इसकी ऊंचाई है, 1350 मीटर है। तो आपको याद रखना है महादेव पहाड़ी की ऊंचाई 1350 मीटर यहां पर हमें देखने को मिलती है। फिर है धूपगढ़ चोटी कहां अवस्थित है। क्या आपके धूपगढ़ की चोटी कहां अवस्थित है, तो ये आपके महादेव पर्वत पर है। धूपगढ़ की चोटी महादेव पर्वत पर आपके अवस्थित है, जो कि मैंने अभी ऊपर बताया था आपको। और महादेव पर्वत जो है आपका, तो इसका मध्य भाग है, सतपुड़ा का मध्य भाग है आपका। पचमढ़ी शिखर जो है तो आपका कहां स्थित है, तो ये महादेव पहाड़ी पर है। पचमढ़ी चोटी भी है इसकी, है ना, पचमढ़ी भी एक इसकी चोटी है। तो पचमढ़ी शिखर आपका कहां स्थित है, तो महादेव पहाड़ी पर है। फिर आपके है मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो अमरकंटक है। महादेव पर कौन सी चोटी है आपके, धूपगढ़ है। ठीक। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि मैकाल पे कौन सी है, तो अमरकंटक है। और पूरे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपके धूपगढ़ है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है आपकी अमरकंटक 1065 मीटर। अमरकंटक किस पर है, मैकाल पे, और धूपगढ़ किस पर है, महादेव पर। फिर अगला पॉइंट है यहां पर, सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है, तो बड़वानी की पहाड़ियां। क्या पूछ रहा है यहां, पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना, मतलब इधर से आगे उधर साइड। तो सबसे पहले यहां पर आपकी बड़वानी की पहाड़ियां पड़ती हैं, जो कि अलीराजपुर के दर्रे तक आती हैं। फिर वहां से आपका शुरू होता है महादेव पहाड़ श्रेणी, जो कि बैतूल के आसपास तक जाती है। फिर उसके बाद आपका शुरू होता है यहां पर आपके मैकाल श्रेणी, महादेव के बाद मैकाल। मैकाल आपके अर्धचंद्राकार रूप में जो तो फैला हुआ है, और ये जो है तो मध्य प्रदेश से फिर आगे छत्तीसगढ़ में चला जाता है। तो सबसे पहले पूर्व में बड़वानी की पहाड़ियां पड़ती हैं, फिर महादेव पड़ती है, फिर आपकी मैकाल पड़ती है। ठीक। अगला पॉइंट है यहां पर, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है। क्या, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का, ये पूरे मध्य भारत का पूछ रहा है, पूरे मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम कौन सा है, तो सबसे पहले सतपुड़ा पड़ता है आपका, फिर महादेव, फिर यहां पर आपके मैकाल, फिर यहां पे आपके छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार हालांकि हमारे यहाँ नहीं है, है ना, तो हमें इसको जो तो ये, हालांकि मध्य भारत में अगर बात करें तो मध्य भारत, पूरे मध्य भारत का अगर हम देखें तो हालांकि मध्य भारत का पठार तो मध्य प्रदेश में है, पर अगर ये मेरे हिसाब से इसका मध्य भारत पूछने का मतलब है पूरा जो मध्य भारत का एरिया है उसका। तो सतपुड़ा, फिर महादेव, मैकाल, फिर छोटा नागपुर का पठार, ऐसा। फिर इसके बाद आगे चले तो आ जाता है दक्षिण भारत के प्रमुख पर्वत एवं पहाड़ियां। आगे यहां पर क्या आता है आपके, दक्षिण भारत के प्रमुख पर्वत एवं पहाड़ियां। तो हम लोग दक्षिण भारत के प्रमुख पर्वत एवं पहाड़ियां अगले वीडियो में पढ़ेंगे, है ना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है आपका। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख पर्वत एवं पहाड़ियों को। तो आप लोग अगला ये वीडियो
देखिए इसके पहले वाला जो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा उसको देखिए, और कल का वीडियो तो और इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी एमपीपीएससी में दक्षिण भारत की जो पहाड़ियां हैं उनसे ही प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है। तो आपको इसको तो बहुत ज्यादा मस्ट है ये आपको याद करना या वीडियो देखना। तो मिलते हैं।